हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस को। आज हमारा सेशन 1 है। ठीक है, ऑलरेडी मैं वन शॉट के लेक्चर्स तो ले ही रहा हूँ। बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स लिए हुए हैं, वन शॉट में तुम्हें रिवाइज करवाया है सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए। एंड उनके वन शॉट के लेक्चर्स तुम्हें प्ले लिस्ट के लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएंगे, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे बहुत सारे लेक्चर्स। उसके साथ साथ अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर वीक एक वीडियो लाऊंगा राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस का। उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा और तुम मेरे साथ साथ सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जिससे एग्जाम आते आते तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ तुम्हारा इनफ राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि तुम जो है एग्जामिनेशन में अच्छे से आंसर्स अपने प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, अब देखो आज जो हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं ये JIGL का है। ठीक है, क्योंकि JIGL के मैंने बहुत सारे चैप्टर्स वन शॉट में करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट तुम्हें नीचे मिल जाएगा। तो वहाँ तो उन्हीं चैप्टर्स के मैं वन शॉट्स ले रहा हूँ, मतलब उन्हीं चैप्टर्स के मैं राइटिंग प्रैक्टिस पहले करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरे आते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, यहाँ मैं बस तुम्हें कैसे क्वेश्चन टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। ठीक है, आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन में, मेरा फोकस उस पर होगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करेंगे। अभी पहला क्वेश्चन है, पहला क्लास है, तो हो सकता है थोड़ा स्पीड कम हो, बट जैसे जैसे हमारा सेशंस बढ़ते जाएगा मैं थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करूँगा। थोड़ा सा तुम्हें स्पीड पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन छूट जाता है। तो उन सब का ध्यान रखते हुए ये राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है। तो बस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, अब ये मैं पहले 3 से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्लस ये दिसंबर 2025 में आया है, यानी पिछले अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। तो ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा JIGL का। ठीक है, तो हम लोग पहले इससे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा कि क्या मतलब है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। उसके बाद जो है हम लोग फिर उतना डिटेल कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं जाएंगे एंड फिर हम लोग डायरेक्टली आंसर सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ गैंग ऑफ 6 पर्सन रेडेड अ ज्वेल शॉप ओन्ड बाय सोनी एट नाइट। ठीक है, 6 लोगों ने क्या किया, एक ज्वेलरी शॉप लूटने की तैयारी, मतलब वो सीधा रात में गए ज्वेलरी शॉप लूटने। They had loaded guns and other weapons with them. After the loot, while they were running away with their loots, Ramesh saw them and tried to stop them. He was shot down by one of them. बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 लोग ज्वेलरी शॉप लूटने गए, उनके पास गन वगैरह वेपन्स वगैरह थे। वो लूट कर जब वापस आ रहे थे तो रमेश ने देखा उनको और उनको रोकने की कोशिश की, और रमेश को इन 6 में से एक पर्सन ने जो है गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से अब तुम ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे पूछ रहा है ICSI, डिस्कस द काइंड ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय देम। सबसे पहले तुमसे पूछा है कि उन्होंने कौन सा ऑफेंस किया, ये जो ऑफेंस हुआ ये कौन सा ऑफेंस है। ठीक है, दूसरा, ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर एवरी ऑफेंडर इज लायबल फॉर मर्डर ऑफ रमेश। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि गोली एक ने चलाई बट मर्डर का केस क्या सारे लोग पर चलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे 5 नंबर के पिछले अटेम्प्ट में आए हैं, JIGL के पिछले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया है। अब देखो ये क्वेश्चन ना एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी तुमको सिनारियो दिया हुआ है और तुमको इसका आंसर लिखना है। तो जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना और 5 नंबर का आएगा, मतलब 4 या 5 नंबर का आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन, तो तुम्हें इसका एक फॉर्मेट में आंसर लिखना होगा। और फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले तुम लिखोगे लॉ। ठीक है, प्रोविजंस लिखोगे कि कौन सा प्रोविजन यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद तुम फैक्ट लिखोगे। फैक्ट में क्या होता है, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना तुमको बस उसी को शॉर्ट में लिखना है। मतलब फैक्ट को मैं बोलता हूँ क्वेश्चन का क्रक्स। ठीक है, अपने लैंग्वेज में तुमको क्वेश्चन एग्जामिनर को समझाना है कि मेरे से क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा था। एंड लास्ट में हम लोग लिखते हैं फिर कंक्लूजन, कि जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या होगा। तो ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना, अगर 4-5 नंबर का आएगा हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, अब प्रोविजन यहाँ पे कौन सा लग रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन 310 लग रहा है। अब अगर तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो फिर तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे लगा। तो उसके लिए तुमको चैप्टर आना चाहिए, पहले BNS कर लो। ठीक है, इसके वन शॉट लेक्चर मेरे ही यूट्यूब चैनल पे पड़े होंगे नोट्स के साथ,
तो मैंने वहाँ करवाया है, तो पहले वो कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये 5 नंबर का है, 5 नंबर के लिए हमसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कि ऑफेंस क्या हुआ वो बताओ, और दूसरा ऑफेंडर लायबल है कि नहीं। अब यहाँ पर एक तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर तुमको देना होगा, मतलब हिडन क्वेश्चन है यहाँ पर 3rd नंबर। अब वो हिडन क्वेश्चन पता है क्या है? पनिशमेंट। अरे तुम ऑफेंस बताओगे तो क्या उस ऑफेंस का पनिशमेंट है वो तुम नहीं बताओगे? यानी इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज का जवाब देना है। पहला, ऑफेंस क्या है, दूसरा उस ऑफेंस का पनिशमेंट क्या है, और तीसरा क्या ऑफेंडर, सारे ऑफेंडर लायबल हैं। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन हैं और इन 3 के आंसर हम देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। थोड़ा मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। चलो अब हम लोग इसको लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, चलो स्टार्ट करता हूँ। मेरे साथ साथ लिखना, एक फेयर कॉपी बना लो एक अलग सा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। जब जब मैं क्लासेस अपलोड करूंगा या तुम्हें होमवर्क दूंगा, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, तो उसी कॉपी में लिखना, एग्जाम के टाइम में तुम्हें रिव्यू करने में आसानी होगा। मेरे साथ साथ लिखना, ये नहीं कि कान में ईयरफोन लगा के मस्त सुन रहे हैं। एट द एंड एग्जामिनेशन में तुम्हें लिखना है, तुम्हारा एग्जाम है, मेरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले मैं लिखूंगा आंसर 3rd। एक मिनट रुको, हाँ चलो मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ, बार बार क्वेश्चन बैक आउट होकर देखूंगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा। चलो सबसे पहले मैंने जैसे बताया, मैं लिखूंगा लॉ यानी प्रोविजन ऑफ द केस, प्रोविजन ऑफ द केस। चलो लिखो, इन pursuant to the provision of section 310 subsection 1 of the भारतीय न्याय संहिता 2023, in pursuant to the provision of section 310 subsection 1 of the भारतीय न्याय संहिता 2023, when 5 or more person commit or attempt to commit robbery, attempt to commit robbery, or where such number of person aiding to commit or attempt to commit robbery co-jointly every person shall save to commit dacoity। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ बेसिकली डकैती हो रहा है, डेकॉइट हो रहा है, जो डिफाइन होता है अंडर सेक्शन 310। ये मेरा लॉ मेन पॉइंट है कि यहाँ पर जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऑफेंस है, तो मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर डकैती हो रहा है 310 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, ये ऑफेंस है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि इसका पनिशमेंट क्या होगा। फर्दर सेक्शन
310 subsection 2 of this act state that every person committing or aiding or attempt to commit shall liable for the punishment shall liable for the punishment of life imprisonment or rigorous imprisonment life imprisonment or rigorous imprisonment not less than 10 years 10 years and फाइन। तो ये हो गया पनिशमेंट, ठीक है। क्या यहाँ पे पनिशमेंट ओवर हो गया? नहीं, एक और पनिशमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 310 सबसेक्शन 3 के अंदर, और उसमें बताया गया है कि अगर एक इंसान मर्डर कर दे डकैती करते हुए तो सारे के सारे ऑफेंडर लायबल होगा। तो वो पनिशमेंट वाली बात भी मेरे को यहाँ लिखनी होगी, ठीक है। देखो फर्दर in consonance of section 310 subsection 3 of this act, where a person while commission of dacoit while commission of dacoit murder any other person, then in such cases every offender shall liable for the punishment of death or life imprisonment और rigorous imprisonment। देखो यहाँ मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ, तुम एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शॉर्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, बट एग्जाम में मत करना गलती से भी। लाइफ इम्प्रूव नॉट लेस देन 10 years एंड फाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैं 10 जो है नॉर्मल ऐसे 10 नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको भी वर्ड में लिख रहा हूँ। एग्ज़ाम में भी ये गलती मत करना, सेक्शन के अलावा बाकी कुछ भी लिखोगे तो वो जो है इस तरह वर्ड में ही लिखना। तो ये हो गया मेरा पूरा लॉ, ये पूरा मेरा लॉ कवर हो गया। और अब मैं करूँगा अंडरलाइन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? अंडरलाइन करूँगा। देखो सबसे पहले मैंने सेक्शन लिखा है तो सेक्शन अंडरलाइन करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 और मोर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 गैंग वहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे को ये दिखाना है एग्जामिनर को कि देखो 5 इंसान होंगे तो डकैती होगा, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में 6 इंसान है, ठीक है, तो 5 हो गया। उसके बाद
रॉबरी वो करने जा रहे हैं, ये मेरे को अंडरलाइन करना होगा। कोई एड भी करेगा कमिट करने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए को ज्वाइंटली, तो वो सब क्या कराएगा कि सेड टू कमिट डकैती। ठीक है, इतना सा मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब दूसरा सेक्शन आया तो उसको मैं अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ सीधा पनिशमेंट पे आऊँगा। क्या मिलेगा? लाइफ इम्प्रूवमेंट और रिगरस इम्प्रूवमेंट। कितने के लिए? 10 ईयर्स एंड फाइन। फिर जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो मैं अंडरलाइन करूंगा। और ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। एवरी ऑफेंडर लायबल होगा पनिशमेंट के लिए, या तो डेथ मिलेगा, लाइफ इम्प्रूवमेंट मिलेगा या रिगरस इम्प्रूवमेंट मिलेगा, नॉट लेस देन 10 ईयर एंड फाइन। तो ये हो गए मेरे अंडरलाइंस। ठीक है, ये हो गए मेरे अंडरलाइंस। हमारा प्रोविजन वाला जो पहला फॉर्मेट का पहला पार्ट है वो कवर हो चुका है। उसके बाद देखो, अब इस क्वेश्चन में ना एक रियल लाइफ केस हुआ है। ठीक है, केस का नाम मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो अगर तुम्हें केस लॉ याद रहेगा तो फिर प्रोविजन के बाद ही यहाँ पर केस लॉ इस तरह हेडिंग डालना और लिखना एज हेल्ड इन द केस ऑफ एम्पेरर वर्सेस लश्कर। एक मिनट मेरे को देख लेने दो कि यही केस लॉ है ना। एक मिनट में सर्च कर रहा हूँ। हाँ चलो यही है। तो ये केस लॉ हुआ है एम्पायर वर्सेस लश्कर। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। अगर केस लॉ याद रहेगा तो फिर यहाँ पर इस तरह लिखना मत। अगर याद नहीं है तो भाई कोई छेड़खानी मत करना, छोड़ देना। लॉ के बाद सीधा फैक्ट पे आ जाना। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। इसमें एक्स्ट्रा पेज कैसे ऐड करें भाई? आफ्टर करंट पेज ऐड न्यू पेज। चलो हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा लॉ वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग लिखेंगे फैक्ट। अब मैं क्या लिखूंगा? फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस। अब इस फैक्ट में हमें बेसिकली करना क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना ये इतना बड़ा है, इसको छोटा में करके तुम्हें फैक्ट में बताना है। मैं कैसे बताऊंगा ध्यान से देखना। गैंग ऑफ 6 person with loaded gun raided at a jewel shop and while returning one of them shot down a person called Ramesh। शॉट डाउन ए पर्सन खाली। बस फैक्ट क्या था? मैंने जो क्वेश्चंस हमने जो समझा उसको बस हमने अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख दिया। दिस इज फैक्ट ऑफ द केस। इसको भी अंडरलाइन करना होगा तो कर सकते हो। क्या क्या हुआ था? 6 पर्सन है, रेड किया गया ज्वेल शॉप में और रिटर्न करने टाइम जो है शॉट डाउन कर दिया एक पर्सन को, जिसका नाम रमेश था। ब्रैकेट में तुम रमेश लिख सकते हो। बस अब आ जाते हैं हम लोग कंक्लूजन पर। अब कंक्लूजन में सीधा हमें पॉइंट्स में बात करना है। पहला पॉइंट, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा ऑफेंस हुआ है, तो लिखो इन द इंस्टेंट केस। इन द इंस्टेंट केस 6 person commit dacoity as per the above provision। above provision के हिसाब से वो 6 लोगों जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने डेकॉइटी किया है। ठीक है, उन्होंने डेकॉइट किया है। डेकॉइट हिंदी में बोले तो डकैती डाला है, डकैती। एज पर दी अबव प्रोविजन। चलो दूसरा आंसर क्या था? क्या एक ऑफेंडर लायबल होगा कि सारे? अब उसका आंसर लिखेंगे एज
held in the decided case law where any one person murder other person while committing dacoit, every person shall liable for the same. Hence, for murder of Ramesh, all the 6 gang member shall liable for the punishment। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया ख़त्म। क्या हो गया? ख़त्म। अब कंक्लूज़न भी मैं अंडरलाइन करूँगा जो मेरा आंसर है कि उन्होंने किया क्या है, डकैती किया है, और उसके बाद ठीक है, फॉर मर्डर ऑफ रमेश ऑल 6 गैंग मेंबर शैल लायबल फॉर पनिशमेंट। लो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो सकता है, छोटा बहुत मिस्टेक हो सकता है। आईसीएसआई इसमें जो है तुम्हें 4 से 4.5 मार्क्स दे देगा, ठीक है। फुल मार्क्स कभी भी नहीं मिलता, ऑब्वियस सा बात है। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज जो मॉड्यूल में दी हुई है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है और मैं उसको सिंप्लीफाई करवा के लिखवा रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्क्स मिल सकता है। अगर मैंने अपनी कॉपी चेक की हुई है, ठीक है, जो मैंने आईसीएसआई से मंगवाई थी, तो मैंने ऐसे ही आंसर लिखा है। एंड मेरे को हर क्वेश्चन में 5 में 5 तो किसी में नहीं मिले, किसी में 4 मिले हैं, किसी में 4.5 मिले हैं, किसी में इवन 3.5 भी मिले हैं, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने तुम्हें बता दिया कि मार्क्स कैसे एलोकेट भी होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें 22 मिनट्स लग गए। वैसे 5 मिनट तो हमारा इंट्रो था, ठीक है, तो मैं मान के चला हूँ 20 मिनट लगे हैं कम से कम। अब जो अगले क्वेश्चन होंगे उसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अब मैं उसमें स्पीड मेंटेन रखूँगा। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन 1 ये आया था 5 नंबर का 2024 में, ठीक है। अ पर्सन वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट इन्वॉल्विंग स्टोलन प्रॉपर्टी वैल्यूड एट लेस देन 5,000 रुपीज़। एक पर्सन ने चोरी किया और स्टोलन प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था? 5,000 रुपया। ये वॉज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, पहली बार चोरी किया उसने। एंड द प्रॉपर्टी वॉज रिकवर्ड, और प्रॉपर्टी भी रिकवर्ड हो गया है। डिस्कस द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर सच ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड व्हाट अदर ऑफेंसेस आर कवर्ड अंडर दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट। अब देखो, सबसे बड़ा गलती स्टूडेंट्स का, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे तुम्हें थेफ्ट को डिफाइन करना है, तुम्हें यही लग रहा है कि यहाँ पे तुम्हें थेफ्ट को डिफाइन करना है। सेक्शन 303 आई थिंक सो लगता है, ठीक है, सेक्शन 303 लगता है। तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे तुम थेफ्ट को डिफाइन करोगे, बट क्वेश्चन तुमसे थेफ्ट के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है डिस्कस द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर सच ऑफेंस। क्वेश्चन बोल रहा है कि थेफ्ट हो गया है, मैं मान रहा हूं कि थेफ्ट हो चुका है। अब ये बताओ, ये जो थेफ्ट हुआ है इसका पनिशमेंट क्या है, और जो पनिशमेंट आंसर होगा तुम्हारा, ये बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुमसे कि ये पनिशमेंट और किस किस ऑफेंस के लिए मिलता है। यानी यहाँ तुम्हें थेफ्ट को डिफाइन नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पर बताना है कि कौन सा पनिशमेंट मिलना है, उस पनिशमेंट को तुम डिफाइन करोगे, और उसके बाद वो पनिशमेंट और किस किस चीज़ को में मिलता है, यानी और कौन कौन से ऑफेंसेस में वो पनिशमेंट दिया जा सकता है, वो भी तुम्हें यहाँ पे बताना है। तो स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं कि वो थेफ्ट का एक्सप्लेनेशन करके आ जाते हैं, ठीक है, और उनको फिर समझ में आता नहीं कि मार्क्स कट क्यों रहे हैं। तो इसलिए मैंने बता दिया कि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से पढ़ना। अब चलो इसको भी लिखते हैं एकदम। आंसर 1, आंसर 1। अब देखो, इसमें सेक्शन 303 लगता है थेफ्ट का,
ठीक है, थेफ्ट का सेक्शन 303 है। एंड अब कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि अगर सेक्शंस याद नहीं होंगे तो क्या होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सेक्शन लिखा 310 सब सेक्शन 1 2 3, बट अगर सेक्शंस याद नहीं होंगे तो क्या करें। तो देखो अब मैं आंसर 1 तुम्हें बिना सेक्शन के लिखाता हूँ, ठीक है, बिना सेक्शन के मैं तुम्हें इसे लिख पाता हूँ कि कैसे लिखना। सबसे पहले क्या ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये बताओ मेरे को। द आंसर इज यस, केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, वही फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे। चलो आ जाओ, फॉर्मेट हम लोग वही यूज करेंगे, प्रोविजन। देखो लाल थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई, काला ही नहीं, काला में तो दिखेगा ही नहीं यार। काला में तो दिखेगा ही नहीं। ये भी, ये ठीक है, ये बढ़िया। चलो प्रोविजन, subject to the subject to the provision of भारतीय न्याय संहिता 2023, where any person committed a theft of the property having value less than 5,000 rupees having and the property and the stolen property also in the stolen property also recovered in such cases the offender shall liable for the punishment of कम्युनिटी सर्विस। अब देखो ये कम्युनिटी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ये वो जो हमारा पुराना क्रिमिनल लॉ हुआ करता था ना आईपीसी, उसमें कम्युनिटी सर्विस की बातें नहीं होती थी। तुम्हारे मॉड्यूल में कम्युनिटी सर्विस की बातें नहीं होती थी। जब से भारतीय न्याय संहिता आया है तो उसमें कम्युनिटी सर्विस की बातें होती हैं, इसलिए कम्युनिटी सर्विस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एग्जामिनेशन में पढ़ के जाना, पिछले बार भी क्वेश्चन आया है और भी आने के चांसेस हैं। चलो ये हो गया, मैंने अभी लिख दिया यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा पनिशमेंट मिलना है। अंडरलाइन अगर मेरे को करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, अंडरलाइन मेरे को करना हुआ तो मैं करूँगा पहले भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि सेक्शंस तो मैंने लिखे नहीं है। उसके बाद मैं वैल्यू अंडरलाइन करूँगा 5,000 रुपीज़। फिर मैं ये दिखाऊंगा कि वो प्रॉपर्टी रिकवर हो चुका है और क्या चीज़ के लिए लायबल है, कम्युनिटी सर्विस के लिए लायबल है। तो ये मेरे अंडरलाइंस है। क्या मेरा लॉ खत्म हो गया? नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन करूंगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। एंड उसके बाद फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, कौन कौन से अदर पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा वो भी हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इतना जल्दी ख़त्म नहीं हुआ है। भाई मेरे को वाइट चाहिए भाई, वाइट कहाँ गया, वाइट कहाँ से लाऊं? यहाँ होगा वाइट, ये रहा। चलो हो
community service is a kind of punishment provided in case of small offenses। ठीक है, उसके बाद फिर से कम्युनिटी सॉरी इन community services in community service person has to work for the benefit of community फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हो गया, मैंने कम्युनिटी सर्विस को भी डिफाइन कर दिया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पनिशमेंट है वो बताओ, और दूसरा अदर कौन से ऑफेंसेस हैं जो इस टाइप ऑफ पनिशमेंट में दिए जा सकते हैं। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको मैं लॉ में नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे से कंक्लूजन में ये आंसर लिखाएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? ये कंक्लूजन में जाएगा। क्यों कंक्लूजन में जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर कोई लॉ थोड़ी है, ये कोई लॉ थोड़ी है। ये तो तुमसे क्वेश्चन पूछा कि और बताओ कम्युनिटी सर्विस किस किस ऑफेंस में तुम दे सकते हो, तो ये तुम्हें कंक्लूजन में लिखना है। हमारा लॉ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अंडरलाइन करना चाहो तो तुम अंडरलाइन कर सकते हो कि स्मॉल ऑफेंसेस के लिए दिया जा सकता है, और इसमें तुमको वर्क करना पड़ता है कम्युनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट के लिए। अब हम लोग लिखेंगे फैक्ट। फैक्ट क्या होगा भाई? फैक्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो फैक्ट ही क्या है? एक पर्सन जो है उसने थेफ्ट किया है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, वैल्यू 5000 से कम है और प्रॉपर्टी रिकवर्ड हो गया। अ पर्सन commit theft of value 5000 rupees and the property was recovered। लो हो गया शॉर्ट में। ठीक है, एक यहाँ लिख लेना, a person first time offender। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, ठीक है, हो गया। अब अंडरलाइन करना होगा तो 5000 रुपीज़ और रिकवर्ड, ये अंडरलाइन करूंगा। कंक्लूजन में आ जाओ। कंक्लूजन में हमसे दो क्वेश्चन पूछा है, हम दो का आंसर देंगे। पहला, इन दी above case person accused of theft shall liable for punishment of community सर्विस। लो ठीक है, अंडरलाइन क्या करेंगे? ये सीधा अंडरलाइन कर देंगे। उसके अलावा दूसरा आंसर, अब हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विस भी प्रोवाइड किया जा सकता है। फॉलोइंग आर द ऑफेंसेस वेयर कम्युनिटी सर्विस आर प्रोवाइडेड। ठीक है, सबसे पहला तो सेक्शन 303 दैट इज थेफ्ट, जो हमारा मेन क्वेश्चन जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। दूसरा सेक्शन 356 सबसेक्शन 2 दैट इज डेफामेशन। ठीक है, तीसरा सेक्शन 225 जो कि सुसाइड की बात करता है।
सुसाइड। एक और है सेक्शन 355 जो बात करता है ड्रंकन मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन पर्सन बाय ड्रंकन पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया। एक मिनट मेरे को लास्ट वाला सेक्शन देख लेने दो, एक मिनट रुको। ये 225 नहीं 226 है, ठीक है, 226 है। सेक्शंस थोड़े बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चार हैं, इनके अलावा भी तुम्हारे मॉड्यूल में जो तुम्हारा आंसर दिया हुआ है सजेस्टेड आंसर, उसमें और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, बट उतना तो याद रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ तो तुम्हारे सिलेबस के पार्ट भी नहीं है, ठीक है। तो तुम 4-5 भी याद रखोगे, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफ तुमको 5 में से 4, 3.5, 4.5 मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पैकअप हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वन पर। ये भी हो गया पैकअप। थर्ड क्वेश्चन, अब ये देखो, ये केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अब इसमें हमें वो फॉर्मेट केस, वो वाला फॉर्मेट जो है फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट सूट और मेक एन एप्लीकेशन कैन स्टॉप इट। ये लाइन पता है कहाँ है? ये अगर तुम मॉड्यूल खोलोगे लिमिटेशन एक्ट और उसका सेक्शन 9 निकालोगे तो सेक्शन 9 का यही लाइन है। मतलब सेक्शन 9 जो प्रोविजन है सेक्शन 9 का, उसका लाइन ही यही बोलता है कि एक बार लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तो फिर कोई डिसेबिलिटी उसको रोक नहीं सकता। तो वही लाइन उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है, बस सेक्शन रिमूव कर दिया गया। और अब तुम्हें पूछने मतलब तुमसे बोला जा रहा है कि डिस्कस करो, तो इसके आंसर मैं यही लिखता हूँ, 4 नंबर का है, इसमें कोई फॉर्मेट फॉलो करना नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यही आंसर लिखता हूँ। According to section, according to section, ओहो भाई, according to section 9 read with section 7, 8 and sorry 6, 7 and 8 of the limitation act, of the limitation act, नाइनटीन 63। क्या भद्दा राइटिंग है भाई, देख रहे हो वहाँ कितना अच्छा राइटिंग हो रहा था। According to section 9 read with section 6, 7, 8 of the Limitation Act 1963, where once time has begun to run, no, मैं वही लाइन लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को, subsequent disability to institute or make an application can stop it। लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वही लाइन लिखा है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड करूंगा। चलो एक्सप्लेनेशन में ऐड करता हूं। इन कॉन्सोनेंस या ऐसे लिखो, एज पर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। अब देखो यहाँ मैंने सेक्शन शॉर्ट में लिखता है, एग्जामिनेशन में मत लिखना, ठीक है।
अभी राइटिंग प्रैक्टिस में तुम लिख सकते हो, एग्जामिनेशन में मत लिखना प्लीज, एज पर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। लिमिटेशन period shall start only when all the disability ends. In simple word, in simple word, no limitation period shall begin until and unless disability ends. However, it is once the period begin, no subsequent disability can stop the period. अब मैं और कहाँ लिखूँ, बताओ 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 कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 का आंसर नहीं है, इसका तो हमने ऑलरेडी कर लिया, तो हम लोग इसी का आंसर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। डिसेबिलिटी is relevant only at the time of commencement of limitation period. Once it begin, then लिमिटेशन पीरियड हो गया। बस इतना ए लिख दिया हूँ मैंने, बस एक पॉइंट लिख दो, नोट इट इज applicable only in case of shoot, not in case of appeal। लो, हो गया हमारा ये 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और तुम इसमें एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं इतना में ही लिखकर पैकअप कर रहा हूँ। इसी के साथ हमारा 3 क्वेश्चंस खत्म हो गए। हमारा चौथा क्वेश्चन, वो देखो इतना मैंने स्पेस छोड़ा था इसी के लिए, कोई ना, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये 2 नंबर का है भाई, और ये दिसंबर में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। Does compelling a person to provide thumb impression and voice sample amount to violation Article 20 सब Article 3 of the Constitution explain। अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके मार्क्स भी बहुत कम है, 2 नंबर के, तो इसमें उतना ज़्यादा लेंथ भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 क्या बोलता है, सेल्फ इंक्रीमेशन के बारे में यह बात करता है। किसके बारे में बात करता है, सेल्फ इंक्रीमिनेशन, इसके बारे में बात करता है। अब देखो ये आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 बोलता है कि कोई भी इंसान को जो खुद ऑफेंस का एक्यूज्ड है, मतलब अभी एक्यूज उसको बोला जा रहा है कि उसी ने ऑफेंस किया है, तो उसको कोई पुलिस ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता कि अपने अगेंस्ट ही तुम विटनेस बन जाओ। ठीक है, तो वहीं पर से ये क्वेश्चन उठ के आया, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। लिखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल
20 सब आर्टिकल 3 of the Constitution of India which provide right against self incrimination, which provide right against self incrimination. It states that no person who accused of an offense, no person who accused of an offense shall be compelled to be witness against himself. अब ये तो लॉ बोलता है। अब क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि पुलिस उनसे क्या मांग रहा है, थंब इम्प्रेशन और वॉइस सैंपल। तो अब ये बताओ क्या ये वॉयलेशन है? द आंसर इज नो, ये वॉयलेशन नहीं है, क्योंकि तुमको विटनेस बनने से मना किया गया है। इस आर्टिकल में प्रोटेक्शन मिला है कि तुम विटनेस नहीं बन सकते, बट ये आर्टिकल में पुलिस को पास ये राइट थोड़ी छीन लिया गया है कि पुलिस हाथ के फिंगरप्रिंट सैंपल ही जमा ना कर सके। अगर जमा नहीं करेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? तो यहाँ पे कोई आर्टिकल्स का वॉयलेशन नहीं हुआ है। अब बस मैं इसको ये लिख दूंगा, हाउएवर compelling a person to provide thumb impression and voice sample, provide thumb impression and voice sample does not amount to violation of this article since it is procedural method for the investigation, hence no article violates in the above scenario या केस। लो, हो गया। क्वेश्चन 4 भी हमारा डन हो गया। 2 नंबर के थे, इसमें हो सकते पूरे 2 दे सके, बट जहाँ तक मैंने अपने कॉपी को देखा है मेरे को पूरे सही होने पे भी 2 नंबर नहीं मिले हैं। 1.5 ऐसे ही मार्क्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, बट दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ हमने 4 क्वेश्चन कर लिया। पहला क्वेश्चन करने में हमें जो है वो 20 मिनट्स लगा और बाकी फिर हमने 3 क्वेश्चन आधे घंटे में कर लिया, यानी 10-10 मिनट का हमें टाइम लगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले देख लो क्या है। ये 3 नंबर का 2023 में ये क्वेश्चन आया था। सॉरी, व्हाट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तुमसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है। एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर झूठा केस कर दे जिससे उसको डैमेज हो जाए, उसका नाम वगैरह खराब हो जाए, इसी को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन बोला जाता है। एंड इसके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। बेसिकली एसेंशियल में 5 पॉइंट्स तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ये तुम्हें खुद करना है। तुम चाहो तो क्वेश्चन ये लिख कर मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, कहीं भी मेरे को भेज सकते हो। सारा चीज़ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं तुम्हें चेक करके भी दे दूंगा, अगर तुम्हें कहीं लगे कि तुमने सही लिखा है या नहीं लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अगर तुम नहीं लिख पा रहे हो, मॉड्यूल से देख के लिखो, ठीक है। अभी तुम लोग सीखने के फेज़ में हो,
धीरे धीरे आदत हो जाएगी, उसके बाद फिर तुम भी अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस फिर तुम्हें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम आराम से लिख लोगे। ठीक है, अभी तुम्हें इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत होता है? नहीं है, क्योंकि 11 से नर्सरी से 12 तक तुम इंग्लिश पढ़ते हुए आए हो, तो अब ऐसा बात है, अब तुम्हें इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता। उसी तरह लॉ की बात है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इसको तुम खुद से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और वीडियो भी लाइक कर लेना। ठीक है, जाओ पढ़ो और इसको प्रैक्टिस कर लेना, अभी ही कर लेना।